हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 अक्टूबर 2021 के। लेकिन यहां पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि सब तरह के करंट अफेयर्स आप कवर कर सको। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, करियर्स क्लाउड को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं ताकि हर तरह का एग्जाम आपका कवर हो सके। लेकिन आपके करंट अफेयर किस तरह से कवर होंगे? डेली सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा। वीकली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करो, देखो कि आपका कितना करंट अफेयर सेक्शन तैयार है और कितनी और जरूरत है। मंथली करंट अफेयर में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और दोस्तों एक मिलेगी आपको पॉकेट पीडीएफ, ताकि आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको 2 लाइन और 3 लाइन के अंदर। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की पीडीएफ। मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एक पीडीएफ से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, लेकिन होंगे वो सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के ही, जिसमें आपको डिटेल भी मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी मिलेगा और क्विज में मिलेगा। लेकिन क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। और जितना भी पुराना करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा डिटेल में, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो कि एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी खासियत क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं पे करने, आपने सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर इस सबको परचेज कर लेना है। मतलब आपने सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है करियर्स क्लाउड को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और मेरे कहने से एक बार आप प्राइस जरूर चेक कर लें, दोनों का प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन मैं गाइड करूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं कि वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि ये साल का अगर बाय करोगे तो आपको 2021 का करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 साल का बाय करोगे तो 2022 का भी आपको साथ में मिलेगा, जिसका प्राइस अभी बहुत लो है, लेकिन जैसे ही 2022 में एंटर करेंगे वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी मेरी यही सुजेशन है कि आप इसको बाय करें, और 1 साल और 2 साल में बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है। इस कोड का यूज करें ASH10 का, आपको फायदा मिलेगा। और इसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं प्लीज यार लाइक कर दिया करो, शेयर करें, कम से कम अपने एक फ्रेंड को तो बता दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अभी पहले सब्सक्राइब करोगे फिर अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज 2021 का किसको दे दिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो नोबेल प्राइज में पूछा जाता है वो पीस का ही पूछा जाता है, शांति पुरस्कार जो है वो पूछा जाता है। और ये 2 लोगों को मिला है, जर्नलिस्ट हैं, अपनी अपनी श्रेणी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक तो है मारिया रेसा, याद रखना है कहां से बिलोंग करती हैं मारिया रेसा? फिलीपीन से बिलोंग करती हैं। कहां से? फिलीपाइंस कह सकते हो, फिलीपींस कह सकते हो, वहां से बिलोंग करती हैं। और एक जर्नलिस्ट हैं बहुत फेमस। और एक है हमारे पास दिमित्री एंद्रेविच मुरातोव। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि मतलब इनका प्रोफेशन क्या है, दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। तो अगर 2 आंसर है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी, ए एंड बी आंसर होगा। तो आप मारिया रेसा का फोटो भी यहाँ पे देख सकते हो, आप दिमित्री मुरातोव का भी देख सकते हो, दोनों को नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया है। और मारिया रेसा के बारे में खास बात आप याद रखोगी, ये 18वीं ऐसी वुमेन है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। मतलब इससे पहले 17 औरतों को जो है वो पीस प्राइज मिल चुका है, इसके बारे में भी आपने याद रखना है। और क्यों इनको पीस प्राइज मिला है? क्योंकि इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट होते हुए, मतलब एक पत्रकार होते हुए, इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की है कि हम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इन्होंने अलग अलग चीजों का निर्णय लिया और अपने पत्रकारिता में उसका यूज किया, और किस तरह से आप डेमोक्रेसी को बचा के रख सकते हो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। और नोबेल, कोई भी नोबेल प्राइज है उसमें आपको कितनी राशि मिलती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर मिलते हैं, मतलब उसको क्रॉनर कहा जाता है। और 8.5 करोड़ रुपए हो गए अगर आप इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करोगे। और दोनों के बीच में ये इक्वली शेयर होगा, मतलब 5 मिलियन इनको मिलेंगे, 5 मिलियन इनको दिए जाएंगे। और एक मैं और बात बताना चाहूंगा कि जो मारिया रेसा हैं, इन्होंने
जो वायलेंस है वुमेन के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाई है अपनी पत्रकारिता के थ्रू, और जो पावर का गलत यूज हो रहा है वहां पे फिलीपींस के अंदर, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। और दिमित्री मुराटोव जो कि रशिया के अंदर जो है किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। तो याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और क्या इनका योगदान रहा है। और आपने नोबेल पीस प्राइज के बारे में एक याद रखना है कि इसको कौन देता है, इसको नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी देती है। कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी देती है, जो कि एक 5 सदस्य की एक जो है वो कमेटी होती है, जिसको नॉर्वे की पार्लियामेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। इसका मतलब ये प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीस प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है, और बाकी पीस प्राइज जो है वो बेसिकली जो है वो स्वीडिश एकेडमी की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की तरफ से दिया जाता है। अगला आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं लाइक जरूर कर दें, अभी एक दोस्त को शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को अगला क्वेश्चन देखने से पहले पहले सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने कंट्री का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन सिस्टम निकाला है। मतलब अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कोविड के कारण आप नहीं आ जा सकते, आप आइसोलेट हो, बाहर निकल नहीं सकते, तो आप अपनी डिवाइस से, एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस के ऊपर अभी इसको लॉन्च किया गया है, तो आप ई वोटिंग सिस्टम कर सकते हो। और इसमें बहुत ही सुरक्षा का कड़ा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें जो बंदे का फोन होगा उसी को रजिस्टर किया जाएगा, उसी नंबर को रजिस्टर किया जाएगा, मतलब डिवाइस भी रजिस्टर हो जाएगी आपकी, और वो बंदा भी रजिस्टर हो जाएगा, और उसी डिवाइस से ही वोट हो सकती है, और किसी डिवाइस से आप नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया है तेलंगाना ने। इसका डमी बेस्ड, मतलब इसको टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो इसका एक इलेक्शन टेस्ट करके देखा गया है, लेकिन इसको यूज जो है, इसका मतलब ड्राई रन जो है वो किया जाएगा। एक खमाम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर, वहां पे इसका ड्राई रन किया जाएगा। तो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो जाता है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि इस एप्लीकेशन का नाम है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ई वोट एप्लीकेशन। एंड्रॉयड बेस्ड ये एप्लीकेशन है अभी, तो इसको जो है वो स्टार्ट करना है उन्होंने। और इसमें आप कह सकते हो कि अभी अलग अलग तरह के चैलेंजेस जरूर सामने आएंगे, लेकिन जो फिजिकल डिसेबल हैं, जो आ जा नहीं सकते, वोट नहीं कर सकते, या कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से वोटिंग जो है वो कर सकते हो। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर याद रखोगे के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। बिश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना की बात कर रहे हैं दोस्तों, बिश्वभूषण हरिचंदन नहीं आएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तामिलिसाई सौंदरराजन की। आंध्र प्रदेश के हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। तामिलिसाई सौंदरराजन जो है वो तेलंगाना की, और उनके पास एडिशनल चार्ज भी है किसका, पुडुचेरी का, याद रख सकते हो। तो यहाँ भी देख सकते हो कि डम्मी बेस्ड इलेक्शन जो है वो इसका किया जाएगा। ड्राई रन जो है वो भी खमाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर होगा, और जो फिजिकल वोटिंग देने में जिनको दिक्कत आ रही है, कोविड के कारण कोई दिक्कत आ रही है, तो अब उनको आसान हो जाएगा कि वो ई वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंट्री में कंडक्ट किए गए ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वरियर 2021। मतलब इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अजय वरियर 2021। बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा। ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, और याद रखना है कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है, इतना भी आपने याद रखना है। कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। और ये कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का? 6th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 3 चीजें इस क्वेश्चन में याद रखें, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको। क्यों एक्सरसाइज होती है? तो यार दो कंट्रीज के बीच में आपस में रिलेशनशिप मजबूत होता है। आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ती है, दोनों कंट्रीज के डिफेंस की जो आप कह सको टुकड़ियां हैं, वो आपस में जो है वो एक बहुत ही अच्छे से एक एक्सरसाइज करती हैं, ताकि कल को कोई दिक्कत आती है तो हम आपस में मिलके जो है वो आराम से जो वो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकें। और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का हमें पता लगता है, हमें एक दूसरे के हथियारों के बारे में पता लगता है, हमें पता लगता है कि दूसरा बंदा जो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से लड़ रहा है। तो इस तरह की चीजें हम इस एक्सरसाइज के दौरान सीखते हैं। तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम अजय वरियर एक्सरसाइज, और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज इसमें की गई ताकि दोनों कंट्रीज में रिलेशन जो है वो इंप्रूव हो सके। तो मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम अजय वरियर, यूनाइटेड किंगडम, कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन ये एक्सरसाइज का है। कहां पे हुई है? उत्तराखंड में अंदर। कौन सा बैंक है जिसने 6S कैंपेन, मतलब एस से स्टार्ट होने वाली 6 तरह की अलग अलग स्कीम जो हैं वो स्टार्ट की हैं, ताकि वो कस्टमर्स तक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा सकें। तो फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6S कैंपेन को याद रखेंगे। और इन 6S का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? स्वाभिमान। क्या है? स्वाभिमान। दूसरा है हमारे पास समृद्धि, समृद्धि। तीसरा है हमारे पास संपर्क, संपर्क। चौथा है शिखर,
शिखर, फिर है संकल्प, संकल्प, और एक है स्वागत। तो ये हमारे पास 6 के 6 हमारे पास क्या हो चुके हैं, 6S प्रोग्राम है या 6S कैंपेन है। तो ये 6S कैंपेन स्टार्ट किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोगों को अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, और वो अपने ये जो त्योहारों का जो हमारा अभी चल रहा है, 2 महीने चलेंगे, दिवाली तक जो है वो ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें जो है वो उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना है और लोगों को पैसे में कोई तरह की दिक्कत ना सामना करना पड़े। तो पीएनबी ने 6S कैंपेन लॉन्च किया ताकि कस्टमर जो बेस है वो बढ़ाया जा सके, लोगों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, और अलग अलग तरह की स्कीम से डिजिटल बैंकिंग को भी जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में याद रखोगे, इसकी स्थापना जो है वो 1894 में की गई थी, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया था 1969 के अंदर। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया जब फर्स्ट फेज नेशनलाइजेशन का हुआ था, जिसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और इसका टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इसका एमडी और सीईओ कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव, एसएस मल्लिकार्जुन राव। लेकिन इसका हेडक्वार्टर बच्चे मुंबई मार्क कराते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसने एक बुक लिखी है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। तो जो हम बात कर रहे हैं इस बुक के अंदर, इस लैंड का मतलब क्या है, इस लैंड का मतलब है नाइजीरिया, इस लैंड का मतलब है नाइजीरिया। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है नाइजीरिया के बारे में कि किस तरह से बहुत लोग जो है वहाँ पे खुश थे, और किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे वो लोगों को ख़राब कर देती है, और किस तरह से लोगों का शोषण होता है वहाँ पे, उस तरह की बातें जो है वो इसके अंदर बताई गई हैं। और ये बुक लिखी है वोले सोयिंका ने। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और वोले सोयिंका खुद जो है वो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं दोस्तों लिटरेचर के अंदर। कौन से ईयर में, 1986 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया था लिटरेचर के अंदर। तो एक दो चीज़ें इसमें याद रखनी है कि नाइजीरिया के आज के हालात के बारे में बताती है कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को ख़राब कर देती है, और किस तरह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका शोषण होता है, जो पॉलिटिकल क्लास है वो उनका शोषण करती है। और आपने एक वॉले सोयिंका के बारे में बात याद रखनी है कि ये पहले अफ्रीकन हैं दोस्तों, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पहले अफ्रीकन हैं, पहले अफ्रीकन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। कौन से ईयर में, 1986 में लिटरेचर में ये नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। इनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक मुझे याद आ रही है, द इंटरप्रेटर्स, द इंटरप्रेटर्स, तो ये याद रखोगे इंटरप्रेटर्स। और एक याद रखोगे द मैन डाइड, द मैन डाइड, ये भी इन्होंने लिखी है। तो इंटरप्रेटर जो है वो सबसे पहली थी शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 1965 में इन्होंने इस बुक को लिखा था। इन्हीं के लिए जो है वो मतलब इन तरह की नॉवेल्स के लिए इनको ये प्राइज जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप वॉले सोयिंका का फोटो जो है वो देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा सा कवर पेज आप देख सकते हो। बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग किए हुए हैं, मतलब नाइजीरिया इस तरह से जो है वो क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो ये उन्होंने बताया है। कौन सी कंपनी ने हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है वो इसरो को डिलीवर किया है। तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखना है कि वो कंपनी हमारे पास कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दोस्तों, जिसने एक हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है वो किसको डिलीवर किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर किया है, और उसका नाम क्या है, SC-120 LOX। तो ये उस क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का जो है वो नाम है। और ये काम किस में आएगा, ये प्रोपेलेंट टैंक, और जितने भी प्रोपेलेंट टैंक होते हैं बेसिकली जनरली उसको लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पे यूज किया जाता है। जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसरो का मार्क 3, तो उसमें इसको यूज किया जाएगा। इससे पहले L110 स्टेज का यूज किया जा रहा था, लेकिन अभी LOX स्टेज का जो है वो यूज किया जाएगा। ये उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो मतलब आप कह सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी का जो है वो इसरो यूज कर रहा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको डिलीवर कर रहा है। और HAL जो है वो अब इसरो के मिशन में भी हेल्प कर रहा है, जो गगनयान मिशन है, ह्यूमन स्पेस मिशन है इसरो का, तो उसमें भी जो है वो जो कंपोनेंट्स है वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बना के दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 1964 में कंपनी बनाई गई थी। इसके करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कोई हरियाणा का एग्जाम हुआ है, उसमें लोकल एग्जाम में ये पूछा गया, स्टेट के एग्जाम में, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, R माधवन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है दोस्तों वो प्रोपेलेंट टैंक, जो कि आप कह सकते हो कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 में यूज होगा, मार्क 3 में यूज होगा। हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का नाम पूछा जा सकता है, नाम याद रखोगे, SC-120 याद कर लो, चाहे LOX कोई भी मतलब वर्ड याद कर लो इसमें।
एयर इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था और इस्टेब्लिश किसने किया था ये तो सबको पता है, जेआरडी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और लोगों की हेल्प करने वाले फिलंथ्रोपिस्ट हैं। और इसको इस्टेब्लिश कौन से ईयर में किया गया था, क्योंकि बहुत से बच्चों को अब ये जानकारी मिल चुकी है कि जो हमारे पास एयर इंडिया है वो परचेज कर लिया, टाटाज ने परचेज कर लिया है, 18,000 करोड़ में उसको परचेज कर लिया, ये भी मैंने आपको बताया था। और अमित शाह जी ने इसकी अप्रूवल दे दी है। और इसका मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनली जो है इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरुआत की गई थी। किस नाम से? टाटा एयरलाइंस, जेआरडी टाटा ने की थी शुरुआत और 1932 में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको परचेज कर लिया था 1953 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा एयरलाइंस को परचेज कर लिया था, आप कह सकते हो टाटा ग्रुप से 1953 में। तो इसको परचेज कर लिया था, लेकिन अब दोबारा से टाटास ने जो है वो इसको क्या कर लिया है, परचेज कर लिया। लेकिन एक बात और याद रखनी है, 2007 में एक एयरलाइन थी जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस, तो उसको एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। 2007 में वो मर्जर हुआ था। लेकिन अब 18,000 करोड़ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको खरीद लिया। लेकिन एग्जैक्ट आपको ऑप्शन शायद टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ना आए, एक आ सकता है टेलिस, टेलिस प्राइवेट लिमिटेड करके आ सकता है। तो ये वो कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स है, मतलब मेन कंपनी है टाटा सन ही है, टाटा सन की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, फुली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसका नाम है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड। तो उसने खरीदा है ये। तो इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है। और अब मतलब 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है एयर इंडिया के ऊपर, तो वो भी चुकाया जाएगा। और 42 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, तो देखते हैं किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो हो चुका है, वो टाटा सन्स अब इसको सुधारेंगे, किस तरह से उसको काम करेंगे वो आने वाले टाइम में पता लगी जाएगा। और टाटा पावर्स का याद रखना है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं बात कर रहा था। और टाटा पावर्स ने 3 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया ब्लू वेव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ। मतलब ये वर्ल्ड की, याद रखना है, वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल एनर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो कि टाटा पावर को हेल्प करेगी उनका डेली शेड्यूल बनाने में, उनका किस तरह से एनर्जी को यूज करना है और किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ सकते हैं, तो उसको हेल्प करेगी। तो 3 साल का एग्रीमेंट जो है वो ब्लू वेव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ हुआ है। याद रखना है, वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल एनर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ये। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ 1932 में। देखो, 2 क्वेश्चंस इकट्ठे याद कर सकते हो। जो टाटा एयरलाइंस है उसकी शुरुआत भी जेआरडी टाटा जी ने कौन से ईयर में की थी? टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी 1932 में। उसी साल इंडियन एयरफोर्स की भी स्थापना हुई 1932 में 8 अक्टूबर को। मतलब कौन से दिन मनाया जाता है फिर ये? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल जो है वो 89th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस की। और 2021 में हम एक स्वर्णिम विजय वर्ष भी मना रहे हैं। स्वर्णिम स्वर्णिम विजय वर्ष। ये क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से जीते थे, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा, तो उसके 50 साल पूरे हुए हैं। और बांग्लादेश भी बना 1971 में, और बांग्लादेश भी स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो मना रहा है, हम भी जो है वो मना रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और इंडियन एयरफोर्स का गठन जो है वो खास तौर से आपको पूछा जा सकता है। और एक बात और याद रखनी है, चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है? जो नए बने हैं, वी.आर. चौधरी। ये भूलना नहीं है आपने, ये क्वेश्चन पूछ लेना है किसी ने, वी.आर. चौधरी। तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि स्थापना हुई थी। रिसेंटली एक स्टेट ने एक फेस्टिवल बनाया जिसको कहा जाता है बाथुकामा फेस्टिवल। तो बताओगे कौन सी स्टेट ने इसको सेलिब्रेट किया? तो एक ही वर्ड याद रखना है इस फेस्टिवल का नाम, और वो कौन सी स्टेट ने मनाया है? तेलंगाना ने इसको मनाया है। तो इसको याद रखना है, ये एक तरह का हिंदू फेस्टिवल है। ये ओनली तेलंगाना में, या आप कह सकते हो कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आप कह सकते हो ये रिलेशनशिप है, आप कह सकते हो पूरी धरती का, पानी का और लोगों का, मतलब आपस में रिलेशनशिप के बारे में दर्शाता है। और बाथुकामा फेस्टिवल आप कह सकते हो कि ये जो नवरात्रे चलते हैं 9 दिन, उस दिन जो मतलब ये 9 दिन मनाया जाता है बेसिकली। और ये अगर आप देखोगे जो हमारा शतवाहन कैलेंडर है, क्योंकि शतवाहनास जो हैं वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली साइड पे थे, तो जो शतवाहन कैलेंडर है उसमें 9 दिन तक जो है वो इसको मनाया जाता है। और आप कह सकते हो कि पूर्णमी के दिन इसको स्टार्ट किया जाता है और दुर्गा अष्टमी के दिन इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और ये फेस्टिवल हिंदू वुमेन के द्वारा जो है वो मनाया जाता है तेलंगाना की, और जो भी तेलंगाना के फूल हैं उसको इकट्ठा करके जो है वो इसको मनाया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा पोर्ट वो बनाती हैं, मतलब एक गड़ा टाइप सा जो है वो बनाते हैं फूलों का, तो उसको सजाया जाता है, फिर उसको मतलब अलग अलग तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना है, तेलंगाना के अंदर बाथुकामा फेस्टिवल जो मनाया जाता है। और बाथुकामा का मतलब क्या होता है? गॉडेस ऑफ लाइफ, गॉडेस ऑफ लाइफ।
मतलब जिंदगी देने वाली जो हमारे पास माता है उसको कहते हैं गॉडेस ऑफ लाइफ, तो उसको कहते हैं बथुकम्मा फेस्टिवल। तो याद रखना है तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर यहाँ की हैं तामिलीसाई सौंदरराजन। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किसी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है ताकि वो सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके, मतलब कॉटन प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर बढ़ सके, तो एक कंट्री के साथ टाई अप किया है और वो कंट्री हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास दोस्तों जर्मनी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो याद रखना है जर्मनी के साथ टाई अप किया है ताकि कॉटन प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके, कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। याद रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेकंड कंज्यूमर कौन है, इंडिया है, इस चीज को याद रखना है। और फाइनेस्ट क्वालिटी की कॉटन भी जो है इंडिया में मिलती है। और 4 स्टेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन होता है, गुजरात है, तमिलनाडु है और साथ में हमारे पास मध्य प्रदेश है। तो इन 4 स्टेट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने में। और जो कॉटन का ईल्ड है वो 10% तक, मतलब उसकी फसल जो है वो 10% तक बढ़ानी है, जिससे 1.5 लाख फार्मर्स को क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो इस तरह से जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जर्मनी के साथ ये टाई अप हुआ है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता ही है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी। और पीयूष गोयल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा, वो महाराष्ट्र के मेंबर हैं राज्यसभा से। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये एग्रीमेंट जो है वो इंडो जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। 4 स्टेट्स के ऊपर फोकस है, मैं बता चुका हूँ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन, गुजरात है, गुजरात में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होती है, तमिलनाडु है हमारे पास और साथ में मध्य प्रदेश है। और आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल पे होती है, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल हम इसको कह देते हैं, जिसपे कॉटन की जाती है। कौन सी कंट्री ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है, जिसका एक पार्ट ज्वाइन करती है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। मतलब आप कह सकते हो इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसको कहते हैं हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, लोगों के लिए और नेचर के लिए। जो कंट्रीज जो है वो ज्वाइन करना चाहती हैं इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोएलिशन। तो उसमें कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और वो कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो इसका मकसद क्या है, बेसिकली एक सबमिट हुई थी, वन प्लैनेट सबमिट, वन प्लैनेट सबमिट। ये दोस्तों जनवरी के महीने में हुई थी 2021 में, और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पेरिस के अंदर। तो इसके अंतर्गत इंडिया ने कहा था कि हम इस प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। और इसके तहत क्या आता है कि जो 70 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और इसका मेन मकसद क्या है कि हमने जितनी वर्ल्ड की लैंड है और ओशन है उसका 30% पार्ट हमने 2030 तक जो है वो क्या करना है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसको खराब नहीं होने देना। तो याद रखना है पूरा जो अर्थ है हमारे पास, तो उसमें 30% वर्ल्ड का लैंड एंड ओशन जो है वो हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसलिए इसको 30x30 भी कहा जाता है। 30% वाटर एंड लैंड को बचा के रखना है 2030 तक, इसलिए 30x30 भी कहा जाता है। और इस ग्रुप की दोस्तों 70 कंट्रीज जो हैं वो क्या है, मेंबर हैं। और लैंड कंट्रीज जो इसको चेयर कर रही हैं, मतलब जो इसकी चेयरमैन है वो है कोस्टारिका, क्योंकि एक कंट्री जो है वो ली जाती है ओशन कंट्री से और 2 कंट्रीज ली जाती हैं लैंड कंट्रीज से। तो कोस्टारिका एंड फ्रांस जो हैं वो लैंड कंट्रीज की तरफ से आ गई, और ओशन कंट्री जो है वो कौन सी है, यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन ये शायद बहुत डीप क्वेश्चन हो गया, नहीं पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। और ये इंडिया के बिहाफ पे किसने साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो है वो साइन किया गया है। और कौन है, भूपेंद्र यादव जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, कहां से, राजस्थान से। यहां पे आप देख सकते हो इंडिया ज्वाइंस हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास, रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व, या आप कह सकते हो एक तामोर पिंगला, एक है हमारे पास गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क के बीच में से, जैसे मान लो ये तामोर है, ये गुरु घासीदास है, तो ये वाला एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है नया टाइगर रिजर्व। तो देश का नया टाइगर रिजर्व और चौथा टाइगर रिजर्व होगा कौन सी स्टेट का दोस्तों, अगर आपको पता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का है। तो उसमें 4th टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया। तो इंडिया में टोटल 53rd टाइगर रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। ये 52nd टाइगर रिजर्व था इंडिया का, लेकिन अब 53rd बन गया छत्तीसगढ़ के अंदर। याद रखना है छत्तीसगढ़ का आगे चौथा जो है वो टाइगर रिजर्व बनेगा। देश छत्तीसगढ़ के अंदर और भी हैं,
लाइक अगर आप देखोगे उदांती या उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। एक यहाँ पे आपको मिलेगा इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। और एक है अमरकंटक अचानक मार, अमरकंटक अचानक मार। और जो अमरकंटक अचानक मार्ग है दोस्तों, ये दो जगह पे है, ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। इसका एरिया जो है अमरकंटक वाला मध्य प्रदेश में आता है, अचानक मार वाला छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं, चौथा एक नया बन गया है, लेकिन इसका अभी नाम नहीं है। ये सिर्फ है कि एरिया बिटवीन द तमोर पिंगला एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसको एक चौथा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये आप कह सकते हो कि नॉर्थ एरिया छत्तीसगढ़ के स्थित है, मतलब जिसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ भी लग रही है और झारखंड के साथ भी लग रही है। तो ये याद रखोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैं, भूपेश बाघेल। और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट। वीडियो को लाइक, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दिया करो, ये काम जरूर करना है आपने। शेयर कर दे कम से कम एक अपने फ्रेंड को, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, फिर ही अगला क्वेश्चन आप देखोगे। टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन क्या है? एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, द रिपोर्ट ऑफ 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर्स नो क्लास। आपको रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है, याद रखना है कि भाई टीचर नहीं आएगा तो क्लास भी नहीं लगेगी, तो इसका मतलब नो टीचर नो क्लास, ये रिपोर्ट का नाम है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है दोस्तों, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट जो है वो हर साल जो है वो दी जाती है, और ये तीसरी बार उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है वो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, खास करके अगर आप अर्बन और रूरल एरियाज को कंपेयर करोगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि रूरल एरियाज में टीचर ही नहीं आता, तो क्लास ही नहीं लग पाती, जिसके कारण इस रिपोर्ट का नाम है नो टीचर नो क्लास। लेकिन स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो कौन देता है? यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि टीचर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में, ताकि बच्चों को एजुकेशनल बेसिस पे प्रॉब्लम ना आए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है? या तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, या फिर आप कह सकते हो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, जो काशांतमक जिले हैं 115, उसमें जो है वो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। यूनेस्को के बारे में याद रखोगे, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो 1945 मतलब 1945 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है दोस्तों, फ्रांस के अंदर, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर नॉर्थ ईस्ट में और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा पुअर है, नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट का नाम है। याद रखना है, रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट जो फिच रेटिंग एजेंसी है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जीडीपी जो है वो 8.7% जो है वो फोरकास्ट कर दी है। क्या इससे पहले भी उन्होंने कोई फोरकास्ट की थी? बिल्कुल फोरकास्ट की थी, उन्होंने 10% कहा था, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, 1.3% जो है वो कम कर दिया, 8.7% कर दिया है। ऐसे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उन्होंने भी है जो दोस्तों अपना इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे दिया है, तो उसमें उन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट 9.1% प्रेडिक्ट किया। पहले उन्होंने 9% कहा था, मतलब 0.1% का यहाँ पे आपको चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। और फिकी के बारे में याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसकी स्थापना जो है वो 1927 में की गई थी, और इसके प्रेसिडेंट उदय शंकर है, उदय शंकर। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? साइक्लोन गुलाब जो है वो अब साइक्लोन शाहीन के नाम से जो है वो कई कंट्रीज में एंटर कर चुका है। तो साइक्लोन गुलाब जो कि बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ओडिशा में कुछ तबाही की, आंध्र प्रदेश में कुछ तबाही की, उसके बाद आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश का कलिंगपट्टनम जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने तबाही मचाई। लेकिन आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने अब कहा है कि साइक्लोन गुलाब ही जो है वो साइक्लोन शाहीन बन के जो है वो कौन सी एरिया में एंटर हो चुका है? वो ओमान वाली साइड पे एंटर हो चुका है, गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पे एंटर हो चुका है। तो साइक्लोन गुलाब जो है वो इंडिया वाली साइड पे, साइक्लोन शाहीन जो है वो ओमान वाली साइड पे। और आपने याद रखना है, साइक्लोन जो शाहीन है अब ये दो कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, एक तो ओमान को, एक ईरान को, ये दो कंट्रीज को, लेकिन गुलाब जो है वो इंडिया को इफेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको ध्यान से सुनना अपने चीजों को। और एक और चीज बता देता हूँ कि साइक्लोन गुलाब, जो गुलाब नाम है वो किसने दिया? पाकिस्तान ने। और जो साइक्लोन शाहीन, ये शाहीन नाम जो है वो कौन सी कंट्री ने दिया है? कतर ने जो है वो ये नाम दिया है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, और शाहीन का मतलब होता है रॉयल व्हाइट फैल्कन, और गुलाब पता ही आपको रोज है।
एसबीआई ने टीसीएस के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा दिया 5 साल के लिए, ताकि जो उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो टीसीएस जो है वो कंट्रोल कर सके, मतलब टीसीएस अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर सके। और ऑलरेडी टीसीएस कर रहा है तो 5 साल एग्रीमेंट और बढ़ा दिया, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सारे काम टीसीएस ही करता है। टीसीएस याद रखना, इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसको बैंक्स कहा जाता है, BANCS। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एसबीआई को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने पहली कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पावर सेक्टर के लिए इशू की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पावर सेक्टर को अच्छे से मैनेज किया जा सके, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि जितने भी लोग पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए, तो कि आने वाले चैलेंजेस जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है पावर सेक्टर में उसको दूर किया जा सके। और यूनियन मिनिस्टर याद रखना है आर के सिंह हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आरा है दोस्तों। आरा मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। नेक्स्ट, गिनिया के जो नए इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट की गई है मोहम्मद बेवोगी एज नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए। रिसेंटली हमने किया था कि नए प्रेसिडेंट टेम्परेरी तौर पे बनाए गए, वो बनाए गए ममाडी, तो सिर्फ इतना ही याद कर लें। और इन्होंने नए, आप कह सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं वो कौन अपॉइंट किए हैं, मोहम्मद बैगवी। लेकिन ये भी टेम्परेरी तौर पे जब तक जो है वो गिनिया के इलेक्शंस नहीं हो जाते, नए परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। और इस गिनिया की कैपिटल जो है वो कौन सी है, कोनाक्री, याद रखोगे कोनाक्री। करेंसी जो है वो गिनियन फ्रैंक है। 89th इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि मैं बता चुका 1932 में 8 अक्टूबर को स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, इसलिए मनाया गया। और इंडिया और यूके की अजय वरियर एक्सरसाइज जो कि उत्तराखंड में हुई है, 6th एडिशन है। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, 8 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि आरबीआई का एजेंट कौन बनता है जहां पे आरबीआई के ऑफिस नहीं है। तो बहुत ही सिंपल था यार, इनमें से अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ी अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एक ही है बेसिकली। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है, आरबीआई का एजेंट एक तरह से आरबीआई के कहने पे काम करता है जहां पे आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है। और एसबीआई के बारे में पता है कि 1955 में 1 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था, आरबीआई का एक एक्ट बनाया गया था। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इससे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज ब्रिटिशर्स की। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है वो कब बनाई गई, ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं यार लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करोगे, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन को प्रेस कर दो और हमेशा नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां पे भी नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहना लाइफ के अंदर, कभी भी आपने जो है वो किसी से गुस्सा नहीं करना, माफ करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं जियोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।